हमारे आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। आज हमारे साथ हैं उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी परफेक्ट न्यूज़ वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको उस लायक समझा कि उसने अपने स्टूडियो में बुलाए। सर आपने राजनीति में किस वजह से कदम रखा है? राजनीति में कदम रखने का मुख्य कारण है कि मैं विगत 30 वर्षों से जनता की सेवा में हूँ, लेकिन मुख्य रूप से कि अंदर ये रहता था इतना सेवा करता हूँ जनता के बीच में, किस उद्देश्य से जाऊँ, क्या कह कर जाऊँ। तो एक मौका मिला है चुनाव लड़ने के बहाने भी जनता के बीच में जाऊँ और जनता का सेवा करूँ और गरीब गुरबा जो भी लोग हैं उनके मुख्य रूप से मुख्य धारा में लाऊँ। उन लोगों को बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन तक पहुंच नहीं पाती है और उनको जाकर जागरूक करना, उनको समाज में लाना, उनकी जो मुख्य मांग है, जो सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही है उसको उन लोग तक बताना। इस समाज सेवा के लिए राजनीति ही क्यों? समाज सेवा में राजनीति मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो भी समाज में रहता है उस राजनीति से नहीं जुड़ेगा तो मुख्य धारा से वो जुड़ नहीं सकता है और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए नेता बनना तो जरूरी है। यहाँ के नेता जो भी लोग हैं चुनाव में आते हैं और अपना वोट लिए चल दिए, लेकिन जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जनता का क्या क्या दुख है, क्या क्या काम है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब कोई ध्यान नहीं उन लोगों को। उनको बस अपने ठीका ठनका मिला, अपना काम करवाए, अपने घर चल दिए। मुख्य रूप से यही जनता लोग को अफसोस रहता है कि वोट दिए और जो भी जनता का काम है वो नहीं हो पाता है। ठीक, आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? अपने क्षेत्र में मुख्य रूप से इतने जनप्रतिनिधि आज तक हुए, एक भी पूरे हमारे प्रखंड में कोई नेता के द्वारा एक भी एम्बुलेंस नहीं है। जो भी गरीब गुरबा लोग हैं वो बहुत काफ़ी महंगा भाड़ा देकर आते हैं जाते हैं। हम अपनी सोच से बता रहे हैं, अगर कोई करेगा नहीं करेगा, जीतेंगे हारेगा अलग चीज़ है, लेकिन अपने तरफ से एक एम्बुलेंस तो फ्लोरिया प्रखंड में रखूँगा ताकि अपने क्षेत्र संख्या 8 के लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस मिलेगी। केवल उसमें तेल और ड्राइवर का खर्च लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। अपने पैसा से मैं करवाऊँगा। आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? कितना क्षेत्र आपका बदला है? कहाँ विकास हुआ? जनता नेता आते हैं, अपना लोग पेट भरते हैं, चल जाते। जनता का काम से कोई मतलब ही नहीं रहता है। आज भी देखिए कितना लाइन लगा हुआ है हर चीज़ का, ये राशन कार्ड हो या जो भी काम है, जनता के काम से कोई मतलब नहीं है। भगवान पर से छोड़ दिया गया है। जनता को करना है करेगी, नहीं करना है नहीं करेगी। इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? एकदम लड़ेंगे। जनता की प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जनता बहुत उत्सुक है कि उपेंद्र जी आप चुनाव लड़िए, आपके साथ हम लोग हैं। इस क्षेत्र संख्या 8 से हम चुनाव लड़ रहे हैं। फ्लोरिया प्रखंड की क्षेत्र संख्या 8 है, जिसमें कि कोयलादवा पंचायत है, कररिया पंचायत है, माझा पंचायत है, चुरामनचक पंचायत है, मजिरवा कला है, पैकौली बदो है। 6 पंचायत है और 6 पंचायत का अच्छा प्यार समर्थन हमको मिल रहा है, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जनता से बहुत अपेक्षा है। जनता का जो प्यार मिल रहा है देखकर तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही आशा है जनता मुझे एक बार मौका देगी, इसलिए सबको जनता ने देखा है क्या क्या लोग किए हैं। हम भी 30 साल से सेवा किए हैं निस्वार्थ, कोई पद पर नहीं रह करके। इसको भी जनता आज बोल रही है कि आप जो 30 साल से सेवा किए हैं, जो हम लोग का मदद किए हैं, उसके बदले में जनता हमको प्यार समर्थन देने के लिए तैयार है। अगर जनता आपको इस बार चुनाव जिताती है, जिला पार्षद जैसे कि आप बता रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं इस पद से, अगर जनता आपको जिताती है तो जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे? जनता के लिए मुख्य रूप से सबसे पहले तो मैं एम्बुलेंस का व्यवस्था करूंगा कि किसी गरीब के घर कोई भी घटना दुर्घटना कोई भी तबीयत खराब हुआ, उस समय उस टेलीफोन नंबर रहेगा, वो फ़ोन करेगा, उनके यहाँ वो गाड़ी जाएगी। पहला काम। दूसरा चीज़ है कि शिक्षा में जो देख रहे हैं जो ये सब चल रहा है, शिक्षा में बहुत तरह की सुधार नहीं है, शिक्षा में सुधार होगी और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और हो सकता है इसके लिए हम लोग NGO बना करके भी गरीब बच्चों के लिए कुछ पैसा का व्यवस्था करके हम लोग को अच्छे स्कूल में भेजने का काम करेंगे। और जनता से क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि एक बार हमको मौका दिया जाए और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 से उपेंद्र सिंह कुशवाहा को जिताने का कोशिश आप लोग करें। हम तो चुनाव जीत भी जाएंगे। आप लोग का थोड़ा सा प्यार समर्थन आशीर्वाद चाहिए। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा। हमारे आज के खास बातचीत कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। आज हमारे साथ हैं पूरन कुशवाहा जी। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों को। सर जैसा कि बताया जा रहा है कि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों के बीच चर्चाओं में रह रहे हैं, आपने राजनीति को क्यों चुना है? देखिए, राजनीति जो है यह विकास की एक ऐसी चाबी है जो विकास का हर दरवाज़ा इससे खोला जा सकता है।
और राजनीति हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए हमने राजनीतिक क्षेत्र को चुना। समाज सेवा करने का एक अच्छा माध्यम है और हम देखते हैं कि जो भी समाज कल्याण के लिए जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, इन योजनाओं को धरातल पर उतारने में राजनीति की अहम भूमिका होती है। लेकिन ये योजनाएं धरातल पर अब तक नहीं उतर पाई हैं, तो मैं सोचा कि मैं जो दूसरों से उम्मीद लगा कर बैठा हूँ, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं खुद उन योजनाओं को धरातल पर उतार कर और समाज कल्याण के लिए अच्छा काम करूँगा। इन पिछले 5 सालों में आपका क्षेत्र कितना बदला है? देखिए, बदलाव तो होता ही रहता है और 5 साल में अच्छा बदलाव हुआ है। लोगों में जागरूकता भी आई है। पिछली बार भी हम चुनाव लड़े थे जिला परिषद का, और उसमें और आज के समय में बहुत अंतर है। काफ़ी लोगों में जागरूकता आया है, राजनीतिक चेतना जगी है और लोग भला बुरा का पहचान करने को की समझ लोगों के अंदर आ गई है। ये बदलाव है। और क्या बदलाव चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? हम यह बदलाव चाहते हैं कि जो जिस लायक है, जिनकी जो काबिलियत है, उनके काबिलियत को समाज में महत्व मिले, उनके काबिलियत को, अपनी काबिलियत को प्रदर्शन करने का उनको एक सुनहरा अवसर मिले। हम यही चाहते हैं। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ, गोपालगंज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 पंचदेवरी से। चूँकि महिला सीट है, इसलिए हमारी पत्नी अनारकली कुशवाहा चुनाव मैदान में है। अगर मान लीजिए कि इस बार जनता आपको बहुमत देती है, जनता अगर आपको विजयी घोषित करती है, तो आप जनता के लिए क्या सोच रखे हैं? क्या क्या विकास कार्य करेंगे? हम बस यही सोच रहे हैं कि हम अवसर सृजित करेंगे। लोगों के, युवाओं के, चाहे महिलाओं के, जो भी हैं, जो जिस काबिल हैं, उनकी काबिलियत सिद्ध करने का एक अवसर सृजित करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को IAS बना देंगे, IPS बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा अवसर हम सृजित करेंगे जिस अवसर को पाकर लोग अपनी काबिलियत सिद्ध कर सकेंगे और अपनी काबिलियत के अनुसार जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं कर सकेंगे। हम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा यही अपील है कि जनता मुझे समर्थन दे और मैं उन लोगों के उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। यही अपील है मेरा। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा। हमारे आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। आज हमारे साथ हैं लाल बाबू शाह जी। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आप राजनीति में किस वजह से आए? मैं वर्षों से समाज सेवा कर रहा हूँ। जनता की जितना हो सकता है हमसे सारी समस्याओं का समाधान करता हूँ और समाज के लिए बहुत सारा काम ज़मीन पे करना है। इसीलिए हम राजनीति में आ रहे हैं। समाज सेवा के लिए आखिर राजनीति ही क्यों? राजनीति से ही समाज सेवा की जाती है और राजनीति समाज सेवा में कोई खास अंतर नहीं होता है। जैसे कि सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन लोगों को धरातल पर लोगों के पास पहुंचाया जाए, इसके लिए राजनीति से ही संभव है। जॉब कार्ड बनवाना हो या विधवा पेंशन या गरीबों के लिए इंदिरा आवास की सुविधा और तमाम तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? हम अपने पंचायत में चौमुखी विकास की कल्पना करते हैं कि हमारे पंचायत एक आदर्श पंचायत बन सके और जैसे
कि यहाँ नाला का व्यवस्था हो, रोड का व्यवस्था हो, स्कूल का बढ़िया व्यवस्था हो, शौचालय की बढ़िया व्यवस्था हो और स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था हो। बच्चों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा सामग्री हो समय से मिले और खेल का मैदान भी बच्चों के लिए अति आवश्यक है। ये जनता से जुड़ी सारी सुविधाएं जैसे छात्रवृत्ति, गरीब के लिए आवास, ये सारी सुविधाएं सुलभ हो। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? पिछले 5 साल में कितना बदला है? कहाँ विकास हुआ है? विकास के नाम पर ढिढोरा पीटा जा रहा है। यहाँ विकास नहीं हुआ है। कई गांव के सड़कों पर तो पानी लग जाता है, लोग रो रहे हैं राशन कार्ड के बिना। राशन कार्ड की समस्या जिनको बननी चाहिए उनको नहीं बनी है और जिनको नहीं होना चाहिए उनके पास राशन कार्ड बना हुआ है। लोग नली और गली के लिए तरस रहे हैं, रोड नहीं है, नाला नहीं है और तरह तरह की समस्याएं घूमने पर जनता कह रही है। जनता अपनी समस्याओं से जूझ रही है। ब्लॉक में देखिए लाइन लगा हुआ है, राशन कार्ड के लिए झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जॉब कार्ड नहीं बन रहा है, मनरेगा का काम मशीनों से लिया जा रहा है, बेरोजगार लोग होते जा रहे हैं। क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? जी, लोगों का कहना है कि आप चुनाव लड़िए, महिला सीट है, इसलिए मैं अपनी पत्नी रीना देवी को चुनाव में ला रहा हूं और जनता से मिल भी रहा हूं। सभी लोग आश्वासन के साथ प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहा हूं। जैसा कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता आपको चुनाव जिताती है, तो आपका मुख्य काम क्या होगा? मुख्य काम होगा कि पंचायत को आदर्श पंचायत के नाम से सम्मानित किया जाए, उसमें हर सुविधा को जनता तक पहुंचाया जाए, जैसे नली और गली और बच्चों का स्वास्थ्य, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र और खेल का मैदान और गरीबों के लिए आवास की सुविधा, बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन, इस सब के लाभ को लाया जाए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि मैं लाल बाबू शाह चुनाव के मैदान में, हमारी पत्नी रीना देवी आ रही हैं और जनता से यही अपेक्षा है कि वो हमारी मनोबल को बढ़ाए और हमें एक बार तन मन से सेवा करने का मौका प्रदान करें। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा। हमारे आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। आज हमारे साथ है सुरेंद्र कुमार राम जी। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, जैसा कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप राजनीति में आ रहे हैं, क्या कारण है कि आप राजनीति में आ रहे हैं? समाज सेवा राजनीति के द्वारा ही किया जा सकता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज के लोगों से आदमी उनके समस्याओं से जुड़ सकता है, उन समस्याओं का समाधान करने की प्रयास कर सकता है। इसलिए राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जनता की सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समाज सेवा के लिए आखिर राजनीति ही क्यों? समाज सेवा के लिए राजनीति एक सशक्त माध्यम है। जैसे सरकार की सारी योजनाएं राजनीति के द्वारा ही धरातल पर उतरती है, इसलिए बिना राजनीति की समाज सेवा
संभव नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। आप अपने पंचायत में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत में सर्वांगीण विकास देखना चाहता हूँ। जैसे स्वास्थ्य की सुविधा होना चाहिए, पेयजल की सुविधा होना चाहिए, किसानों के लिए, कृषि के लिए सिंचाई सुविधा होनी चाहिए। सिंचाई के अभाव में किसान बढ़िया से खेती नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं पंचायत में होनी चाहिए, तभी पंचायत का विकास हो पाएगा बढ़िया से। आपका क्षेत्र कितना बदला है? पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके पंचायत में? मेरे क्षेत्र में खास कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। पंचायत की सारी जितनी पंचायत में योजनाएं आ रही हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो, बहुत लोगों का वृद्धावस्था पेंशन पास ही नहीं हुआ है। मनरेगा में बहुत लोगों का जॉब कार्ड ही नहीं है, नहीं बन पाया है। बहुत लोगों का आपको जॉब कार्ड बना है और बहुत लोगों को नहीं बन पाया है। सफा इंदिरा आवास बहुत आम गरीब लोगों को नहीं मिल पाया है, नहीं बन पाया है। उसी तरह छप्पर का घर पड़ा हुआ है। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मैं गणेश डूमर पंचायत से मुखिया पद का चुनाव लड़ूंगा। जनता से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जनता से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जनता जनार्दन ही जो चाहे वो पंचायत में कर सकती है। उसी के द्वारा ही किसी मुखिया का या किसी प्रतिनिधि का जनता के मतदान द्वारा ही चुनाव होता है। तो जनता सबसे बड़ी शक्ति है पंचायत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। जब पंचायत का विकास होगा, समाज का विकास होगा, तो पंचायत का विकास होगा। पंचायत का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, जिला का विकास होगा, तब देश का विकास होगा। अगर आपको जनता इस बार चुनाव जिताती है मुखिया का, तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? मैं अपने पंचायत में जितनी अधूरी पड़ी योजनाएं हैं उनको मैं अपने पंचायत में पूरे तरह से लागू करने का प्रयास करूंगा, ताकि मेरे पंचायत का विकास अच्छा तरह से हो सके, जिला में हमारा पंचायत का सर्वप्रथम स्थान आ सके। मैं ऐसा प्रयास करूंगा और मेरी यही कामना भी है कि हमारा पंचायत जिला में प्रथम स्थान पर आए। पंचायत में जैसे बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, उनका पेंशन पास नहीं हुआ है। बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जिनका इंदिरा आवास नहीं बन पाया है। घर के अभाव में वो छप्पर के घर में रहते हैं। बहुत लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। राशन कार्ड के लोग मारे मारे फिर रहे हैं, ब्लॉक दौड़ रहे हैं, तो पंचायत ऑफिस में दौड़ रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पंचायत में बढ़िया से लागू नहीं हो पाई है। अगर जनता हमें सेवा करने का मौका देती है तो मैं चाहूँगा कि पंचायत में सारी योजनाएं बढ़िया से मैं लाने का प्रयास करूं, जिससे पंचायत के लोगों का विकास हो सके। और जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पंचायत के सम्मानित जनता को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दें। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा। आज हम उपस्थित हैं बैरागी टोला पंचायत में और हमारे साथ आज इस खास बातचीत कार्यक्रम में ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनीता देवी जी और उनके पति रामचंद्र राम जी। आइए इनसे हम जानेंगे इस बार पंचायती चुनाव को लेकर के क्यों ये चुनाव मैदान में है। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर आपके चैनल को और हमारे बैरागी टोला पंचायत की जनता को नमस्कार। सर आप राजनीति में क्यों कदम रखे हैं? और राजनीति क्या, हम तो बचपन से ही समाज में सेवा करते आए हैं और इतना उम्र हो गया आज तक मैंने तो अपने लिए कुछ किया नहीं है। और जहाँ भी जाइए वहाँ जहाँ भी देखता हूँ कोई भी जैसे गरीब गुरबा चाहे कोई भी छोटा मोटा कोई हमसे जो हो सकता है वहाँ मैं हमेशा सहायता ही किया हूँ। किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं आज तक मैं। और समाज सेवी की बात है नहीं, दूसरी भी बात है, ये राजनीति की बात कर रहे हैं।
तो राजनीति में क्या राजनीति है? आजकल का राजनीति थोड़ी है। आजकल तो लोग कमाने के चक्कर में पड़े हैं। कौन दूसरे को राजनीति करके मतलब किसी जनता को सुख पहुंचाए, किसी को सहायता करे, किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी गरीब को दवा बीरो कराए, कोई मरीज को दिखाए, ये नहीं होता है राजनीति करना या सहायता करना। तो ये तो आजकल का है नहीं। हम तो यही देखकर सोच रहे हैं कि भाई जनता की सेवा करूं और अपने पंचायत में जो भी दुख सुख हो सबको मैं देखूं और उसकी सहायता करूं। समाज सेवा के लिए आखिर राजनीति ही क्यों? और राजनीति दूसरा माध्यम क्या क्या है? अपना तो घर संपत्ति है, थोड़ा बहुत आदमी बेच खल कर लगा ही देता है, लेकिन कहने मतलब है कि समाज में जब इतना सरकार सुविधा दे रही है समाज की सेवा के लिए, वो समाज की सेवा तक तो पहुंचता नहीं। वही पहुंच जाए तो समाज में या पंचायत में या जिला में या अपना विधानसभा में कोई किसी को कोई कमी ना हो। इतना सरकार दे रही है करने के लिए, लेकिन कोई कर नहीं पाता है, उसको कोई लगा नहीं पता न देता है। कोई छोटे तबके में तो कहीं कोई पूछने भी नहीं आता है कि किसके पास क्या है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, किसके घर में मड़ई टूटा है, किसके घर में शौचालय नहीं है, किसी घर में रोड पर पानी लगा है। कौन पूछने वाला है? कोई पूछता है आज के डेट में? आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? हम अपने देश में सोचते हैं कि हमारा जो पंचायत है एकदम चमन रहे, फूलों जैसा दिखाई दे। किसी भी किनारे से कोई घुसे तो देखे कि ये ग्राम बैरागटोला पंचायत है, और आए तो कहे जो किसी पंचायत में घुसे हैं। यहाँ की रोड और पेड़ नाली जो भी हो, रोड पर पेड़ होना चाहिए किनारे कम से कम, और रोड भी होना चाहिए। नाली जहाँ भी ज़रूरत हो नाली का वहाँ नाली होना चाहिए, और गरीबों के घर में कम से कम शौचालय होने चाहिए। और बहुत तो ऐसे लोग हैं जिनको दवा के लिए पैसे नहीं होता है, उनके लिए समाज सेवी क्या जो भी आजकल हैं जिनके पास आता है कुछ, वो उनको थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं। ये कोई नहीं करता। हम तो यही चाहते हैं करने को। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? अब विकास के नाम पर क्या हुआ है देखिए ना। अब अभी पिछले सरकारों ने बहुत ये दिया, घर घर में स्वच्छता के प्रति कि क्या बोलते हैं कि शौचालय बनेगा। मोदी जी भी बोले थे कि घर घर शौचालय होने चाहिए। सरकार से पैसा भी आया, कुछ ठेकेदारों ने बनवाया, दो तिगड़ी बालू डाले और तीसरे दिन चला गया। उसमें अब सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन करने वाले ऐसे हैं कि जो यहाँ पर कर नहीं पाते हैं। करते भी ऐसे हैं, दिखावा देकर फ़ोटो लेकर चले जाते हैं। और गरीबों को ऐसे देखिए, सारी औरतें लड़कियाँ सारी रोड पर किनारे, उन खेतों में जब जगह होता है पानी भरता है तो रोडों पर बैठती है। आजकल खेतों में जाती है। किसी घर में कौन गरीब शौचालय में जा रहा है? ये तो है। 5 सालों में कितना पंचायत बदला है? क्या बदला है तो सामने आप गांव में पूछिएगा पता चलेगा। कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो भी थोड़ा 1-2 रोड बनाया सरकार बनवाया है, जो ये प्रधानमंत्री कोष से बना है या विधानसभा के विधायकों के द्वारा बना है। और कौन सा विकास हुआ है? नाला है ना कहीं कुछ है, सब ऐसे ही है सब। देखिए सराय बैरागटोला, हमारा बैरागटोला, दुलारपुर, ये गुलरबागा, कपूरचक जाइए, यहाँ तो एक नाम का भी काम नहीं हुआ है। और वोट का टाइम है, अब सब लोग अब काम कराने पर लगे हैं कि अब कल नॉमिनेशन है तो आज लोग सोच रहे हैं कि कुछ काम करवाओ, घर घर दारू बांटो या कुछ पैसा बांटो, और लोगों को थोड़ा मुर्गा बकरा काट के खिलाओ कि लोग जाओ करेंगे, हालात मचाएंगे। इस बार आप चुनाव में आ रहे हैं तो किस पद से इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए जनता हमें करिए मुखिया पद से खड़ा होने के लिए, तो उसी के मतलब कि हम हैं उसी सेवा में लगने। बैरागटोला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं? हाँ, उसी में हम इनको खड़ा करने के। जनता से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जनता से उम्मीद का, जनता ही तो मेरा भगवान है। जनता जो करेगी वो हमारे सर पर है, और क्या है, जनता से ही सब उम्मीद है। जनता के भरोसे हम हैं। इस बार अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता अगर आपको विजयी घोषित करती है, तो जनता के लिए आपका क्या उद्देश्य है? अब हमारा तो उद्देश्य है कि जो सरकार से कोई भी एक अठन्नी तक आएगा वो जनता के लिए जाएगा। हर एक गाँव के हर एक जितना भी पंचायत में हमारा गाँव है, वो गांव के लोग जो सहमति करेंगे बैठ कर कि 5 आदमी की ये काम होगा, उनके हाथ से कराऊंगा कि चलिए आप देखिए, आपके निगरानी में काम होगा। हमें 1 रुपया उसमें से नहीं लेना है, और बस हमारे घर से कुछ लगे कुछ हम लगा लेंगे। आप महिला मुखिया प्रत्याशी हैं इस बार, और जनता के बीच आप जा रही हैं लगातार, तो अगर आपको जनता चुनाव जिताती है तो आप अपने पंचायत के विकास के लिए क्या क्या सोच रख रही हैं? विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन के लिए सोच रखे हैं, और स्कूल है, जो स्कूल में जो बच्चे को सुविधा होना चाहिए वो सुविधा उन लोग को नहीं मिल पाता है। और हम चाहते हैं कि हमें एक लाइब्रेरी हो जो बच्चे अच्छे से पढ़ सके, बच्चों लोग को खाने के लिए पोषण आहार अच्छे से नहीं मिल पाता है, ये सब मिल सके। और जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए
अच्छे से अच्छे दवा होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ये सब सुविधा हमारे यहाँ होना चाहिए। और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए जॉब के लिए कार्ड बनना चाहिए, जॉब कार्ड बने और लोग अच्छे से अपने घर में बच्चों के साथ अच्छे ढंग से रह सकें। आगे कुछ और कहना चाहेंगे सर? सर क्या कहें, अभी तो कई चीज़ें हैं ऐसे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अभी 2 चीज़ और भी है जो अपने यहाँ, एक तो सुलभ शौचालय नहीं है और दूसरा दाह संस्कार करने के लिए कोई यहाँ पर माने नियमित जगह या कोई स्थान नहीं बना है। तो हमारा सोच यही है कि कम से कम एक बड़े गांव में एक शौचालय, सुलभ शौचालय होना चाहिए, जहां औरतें कम से कम जा सके। ये चीज़ अपने यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आज ही हम लोग गए थे, एक जगह दाह खेतों में गए थे जहाँ नालियाँ हैं, बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन कम से कम हमारे इस पंचायत के अंदर 3 दाह संस्कार के लिए माने वो होना चाहिए, माने भवन जैसे बनता है, जैसे जहाँ पानी की व्यवस्था हो, नल हो और कमरा का व्यवस्था होता है, और उसके लिए 2-3 वो सीट जो होता है वो होना चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए पंचायत में हमारी, 100 दाह होना चाहिए, जो करवाना जरूरी है। आप अपने पंचायत वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत वासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे ऊपर स्नेह भाव से दया करें और हमारे पर विश्वास करें। हम उनके विश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे, हमें आशीर्वाद दें। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा। हमारे आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में मेहमान मौजूद हैं जो लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम सागर यादव जी। आइए हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। 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 परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। आपने राजनीति में सर किस वजह से कदम रखा है? राजनीति में हम लोग चाहते हैं, मेरा परिवार है, चाहे हमारे जो प्रत्याशी हमारी पत्नी निर्मला देवी है, वो काफ़ी दिनों से प्रयासरत में हैं। पहले जिला पार्षद रह भी चुकी हैं भोरे क्षेत्र संख्या 7 से, और उनका कुछ अधूरे कार्य जो बाकी रह गया है उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, और जो भी बाकी चुके गरीब गुरुओं का जो कल्याण संबंधी जो भी कार्य है उसको मैं पूरा करूं और करने का मौका मिले। समाज के लिए आखिर राजनीति ही क्यों? राजनीति इसलिए है कि सबसे नीचे जो पैदान होता है गरीब का, उससे हम लोग चाहते हैं जो कि देखे हैं। और हमारी वाइफ के जो नाना है लालू यादव जी, जो उसके लिए अभी भी वो जेल में है, वो गरीब के नीचे से लोगों को उठाए हैं और अधिकार दिए हैं बोलने का, काम करने का, हक लेने के लिए। इसीलिए राजनीति का पहल उनका पूरा हम लोग चाहते हैं कि उनके तरह का इस कार्य को पूरा करके दिखाऊं और जनता के बीच में रहूं। आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? विकास तो मैं उस तरह का देखना चाहता हूं जो बहुत सा प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम स्मार्ट गांव बनाएं और एक भी रोड हो, चाहे गांव हो, गली हो, उसकी एकदम पक्की देखना चाहते हैं। धूल कण के मैं कहीं नामो निशान नहीं देखना चाहता हूँ। और फूलों की तरह जो जयपुर का शहर है उस तरह से मैं गांव को सजा दूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विकास उसी तरह का दिखाई दे। आपके क्षेत्र में अभी कितना विकास हुआ है? विकास तो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो चाहती है कि विकास हो, लेकिन ऊपर से आते आते नीचे नीचे उसका बंदरबाट इतना ना हो जा रहा है कि विकास कार्य बाधित उससे हो रहा है। तो इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे जहाँ खड़े हैं, अभी बौद्ध स्तूप के पास बगल में उस रोड पर खड़े हैं, अभी मिट्टी है, न पुल सही ढंग से है, न रास्ता सही ढंग से है, न इंदिरा आवास का जो गरीब लोग हैं उस बच्चों लोगों को पढ़ाओ, शिक्षा, इस तरह का व्यवसाय इस पंचायत में बहुत पीछे भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विकास नहीं हुआ। इन 5 सालों में जो आप देखा जा रहा है तो कितना आपका क्षेत्र बदला है? क्षेत्र में बदलाव तो प्रयास किया गया है, प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास 5 साल के बीच में वो सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे, एक भी दिखाई नहीं देंगे।
चाहे पीसीसी का रोड हो, चाहे जल नल का योजना हो, या शौचालय का निर्माण हो, इंदिरा आवास का निर्माण जो गरीबों को मिला है उसको फुल पैसा नहीं मिल पाता है। उस इंदिरा आवास के पैसे में बंदरबाट हो जाती है, प्रखंड से लेकर के नीचे वार्ड तक आते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि पिछले 5 सालों में पूरी तरह पूरा बंदरबाट करके पूरा विकास धरातल पे जो आया हुआ है पूरी तरह चौपट चौपट है, पूरी तरह से चौपट है। उनका ही कुछ दिखाई नहीं देगा, 5 साल के बाद समाप्त हो जाएगा। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो पहले से हम लोग तो समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है 1974 से, और अभी तक राजनीतिक परिवार में मेरा शादी हो गया। मेरी वाइफ बहुत बड़े राजनेता की भगनी है, तो उसके वजह से हम लोग और जुड़ गए। आज जुड़ गए तो उनके साथ में रह करके जानना ही चाहते हैं कि इसका विकास हो, पूरे जिला का विकास हो। हम जिस जिले में रहते हैं, वास करते हैं, तो उस जिला के हर पंचायत हमारे पंचायत जैसा सभी पंचायत हो, और हो जाएगा तब हम विकास मांगते हैं कि विकास हो। क्या आप अपने क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ेंगे? और चुनाव तो पिछले बार भी लड़े थे, और इस बार भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हम हैं। और जो मेरे प्रतिद्वंदी है उससे मैं अधिक से अधिक चाहता हूँ तो लोग हमको सहयोग करें, और मैं उसका सही तरह से निष्पक्ष जो है सो चुनाव में सहभागिता करके और जीत हासिल करने का प्रयास। किस पद से चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से? होसेपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के पद से मैं चुनाव लड़ूंगा, और जनता का सहयोग मुझसे आशीर्वाद मिल रहा है। और अभी से मैं प्रयासरत हूँ कि जहाँ भी सहयोग जनता का हो, मैं जाता हूँ ब्लॉक में, थाने में, जिले में, राजधानी में, सब सुख सुविधा के साथ अपने खर्च के बदल सब लोगों का मदद करता हूँ और करूँगा। जनता से आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार? जनता से उम्मीद है, मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरा बहुत सा उसका हाथ मिल रहा है हमसे। जनता कह रही है कि ठीक है आप लड़िए, आपको हम लोग सहयोग करेंगे, तो हम भी बोलते हैं ठीक है सहयोग कीजिए, तो हम उसके चौगुना हम भी उसका लौटाएंगे। और मेरा यही प्रयास है कि सबकी सेवा करूं और जनता हमको चाहे। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता अगर आपको विजयी बनाती है इस बार, तो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या विकास करने के लिए रूपरेखा रखिए? पहले तो सरकार का जो योजना है, जो भी हमारे पंचायत में चलेगा, उसके पूरी तरह से निष्ठापूर्वक हो करके इस कार्य को मैं देखने का और काम कराने का प्रयास करूंगा। और जो मुझे करना है तो मैं पहले स्कूल, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी शिक्षा, और जितने गरीब लोग हैं जिनको जैसे अपाहिज लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, सरकार स्तर पर भी सरकार का जो योजना आती है तो उसको लाभ नहीं मिल पाता है। पहले उसको हक दिलाऊंगा और उसके साथ रहकर जहाँ भी जरूरत पड़ेगा उसको दिला करके रहूँगा, और यही मेरा विकास होगा। आज हम उपस्थित हैं नरेंद्र डूमर पंचायत के क्षेत्र संख्या 7 से बीडीसी के भावी उम्मीदवार संतोष सिंह जी के यहाँ। आइए जानते हैं इनसे कि इस चुनाव में इनका मुद्दा क्या है, क्यों ये राजनीति में आए। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है? देखिए, राजनीतिक में हम 2014 से ही इन्वॉल्व हैं, और हमारी अपनी प्राथमिकता थी कि सर्विस ना करके हम लोगों के बीच में रहें, लोगों की जन समस्या को सुने, लोगों के साथ जुड़े। और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक में आने का, तो मैं ग्रेजुएशन किया हूँ राजनीतिक शास्त्र से ही। मैं गोपेश्वर कॉलेज का स्टूडेंट था, मैं वहीं से गोपेश्वर कॉलेज से ही राजनीतिक शास्त्र से अपना बीए कंप्लीट किया। और मेरा शुरू से ही इच्छा था कि हम राजनीतिक करें। राजनीतिक इसलिए कि जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं, चाहे कोई भी इस तरह का है, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, अपनी जन समस्या जो है लोगों के पास या किसी पदाधिकारी के पास रख नहीं सकते थे। अब बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि को हमने देखा जी, चुनाव के समय आते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं, जो आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे। उसके बाद से चुनाव जीतने के बाद या चुनाव बीतने के बाद वो समाज से परे हो जाते हैं, न किसी के टच में रहते हैं, न किसी के सुख दुख में रहते हैं। फिर चुनाव के समय आएंगे। ये चुनाव आपका लाइफ का पहला चुनाव है? जी, इसके पहले हम पैक्स के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। अभी फिलहाल में चुनाव जो हुआ, हमारे यहाँ से महिला सीट है,
तो बीडीसी की उम्मीदवार हमारी पत्नी है रीता सिंह कुशवाहा, और क्षेत्र में हम लोगों से जनसंपर्क में हैं और हमें लोग ज़्यादा जानते हैं, बुझते हैं, समझते हैं। हर किसी के सुख दुख में हम हर समय रहते हैं। इसके पहले आपका राजनीतिक करियर क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले हमने नीतीश कुमार जी की पार्टी ज्वाइन किया, जदयू 2016 में हमने ज्वाइन किया, तो जिला सचिव थे। उसके बाद से हम किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हुए। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसके वजह से हमने पार्टी मतलब जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए, और फिलहाल में अभी मतलब हम राजनीतिक कैरियर से ही जुड़े हैं, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव के चलते अभी कोई पदभार हम नहीं लिए हैं जदयू में। अभी चुनाव नज़दीक जैसे से आ रहा है, अभी डेट का क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या अभी से आप कैंपेनिंग शुरू कर दिए हैं क्षेत्र में? देखिए, कैंपेनिंग चुनाव से हम नहीं शुरू किए हैं, हम पहले से ही लोगों के बीच में रहे हैं, पहले से ही लोगों के साथ जाते हैं, उठते बैठते हैं, उनका सुख दुख जानने का कोशिश करते हैं, और लोग हमको इस बात से बहुत मतलब सहमत हैं। और हम अभी जब जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ना आप तो बहुत पहले से ही आते हैं, हमको ये काम किए वो काम किए, लोग गिनाते हैं, तो हमें खुशी होता है कि चलिए हमारे चलते किसी का कोई एक अच्छा कार्य हुआ है। और जनता ने हमको खड़ा किया, नहीं आप आइए, एक प्रतिनिधि के रूप में आइए, आपकी ज़रूरत है, तो हम चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। हमारा ये चुनाव नहीं है, ये हमारे क्षेत्र संख्या 7 के सभी सम्मानित जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील ये करना चाहते हैं, हमारी समस्त मतलब जनता, जो भी हमारे पंचायतवासी हैं, डूमर नरेंद्र पंचायत के सभी सम्मानित जनता, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सबसे हम आग्रह करते हैं कि आपने जो भी वोट अपना दिया है आज तक, उसके बाद अगर संतोष सिंह कुशवाहा को आपने अगर वोट इस बार करते हैं और बीडीसी पद पर पदस्थापित करते हैं, जिताते हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितने प्रतिनिधि आज तक हुए हैं उनसे मैं बेहतर करूँगा, ये मेरा वादा है। इसमें मैं कहीं से भी नहीं चूकूँगा। मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी आता होगा वो पारदर्शिता के सामने जनता के समक्ष रखेंगे। जनता जैसी कहेगी वैसा उसको धरातल पर हम उतारेंगे। झूठा वादा मेरा नहीं है कि आप चलिए हम आपको कॉलोनी दिलवा दे रहे हैं, आपको वृद्धा पेंशन पास करा देंगे, आपको ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसा नहीं। आप हमको ढूंढिए, अभी भी ढूंढिए और पहले जिताने के बाद भी ढूंढिए। मेरे से जो होने वाला है मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा 24 आवर्स आपके साथ हूँ। और नया साल के उपलक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोतागण को, अपने पंचायतवासी को, अपने जिला पूरे गोपालगंज जिला वासी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। 2020 तो कष्टमय हम लोग को बीता, अरे कोरोना काल में, लेकिन 2021 है, सभी स्वस्थ रहें, सुखमय रहें। मेरी यही ईश्वर से कामना है कि सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें। इसके साथ नया साल बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद हुआ। मैं अभी उपस्थित हूँ गोपालगंज जिले के हुसेपुर बाज़ार के पास लक्ष्मीपुर टोला में, जहाँ पे ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हुए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ का मेन मैटर क्या है, क्यों यहाँ पे लोग आक्रोशित हैं। सर, यहाँ का मैटर क्या है, आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? मैटर हम लोग का यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं मिला है, ना मुखिया से, ना वार्ड से, मुझे कोई किसी से सुविधा नहीं मिला है। हम लोग अपना ज़मीन में 3-3 हाथ दिए हैं और उसमें अपना खर्चा से सड़क बना रहे हैं। तो सड़क के लिए आप लोग मुखिया से मांग किए कभी या विभाग से? गए हैं हर विभाग के पास गए हैं, जा करके थक गए हैं। उसके बाद से हम लोग अपना खर्चा से बना रहे हैं। इस बार फिर जैसे कि ग्रामीण चुनाव होने वाला है मुखिया का, तो उसमें आप लोग क्या अभी सोच रहे हैं? हम लोग उसके लिए समय आएगा तो उसके लिए विचार बनाएंगे उस समय। अभी ये जो सड़क बन रही है, तो कब से ये सड़क के लिए आप लोग मांग रखे हैं? लगभग 1 साल से बेसी हो गया, 2 साल आसपास हो गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज़ादी के समय से लेकर अभी तक यहाँ पे ये जो लक्ष्मीपुर जो टोला है, यहाँ पे रोड नहीं बन पाया है। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं, विभागीय रवैया भी बदतर है और यहाँ पे स्थानीय मुखिया भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे काफ़ी दुखी होकर के ग्रामीण अपने खुद के बल पे चंदा लगा करके और अपना ज़मीन दे करके सड़क निर्माण कार्य शुरू किए हुए हैं। आइए दूसरे से हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसे कि ये बात है, हम लोग अपने पैसा से ईंट गिरवाएं, हम लोग पास लेबर मिस्त्री का खर्चा नहीं दे करवाएं, हम लोग अपने पैसा से बना रहे हैं, अपने हाथ से अपने श्रम दाम करके इसको खड़ंजा करा रहे हैं। सरकार के बारे में आप लोगों का क्या विचार है कि सरकार ऐसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, तो इसको क्या बहुत बड़ी कमी कही जाएगी? जी, बहुत कही जाएगी। सरकार हम लोगों के बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम
चक्कर काट रहे हैं, मुखिया के, जिला परिषद के, वार्ड सदस्य के, सबके पास चक्कर काट रहे हैं, कोई हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, सब दबंग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेन मुद्दा होता है जनता का बिजली, पानी और सड़क। लेकिन यहाँ पर सरकार कहती है कि हर जगह हम सड़क दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मूल रूप से देखा जाए तो धरातल पर कहीं ये नहीं दिख पा रही है। क्या कहेंगे इस रोड को लेकर के? रोड को लेकर हम लोग का पास पैसा नहीं है और इतना दिन से लड़ करके तब हम लोग अपने काश्तकारी ज़मीन 3-3 हाथ दे करके और बना रहा है, पैसा लगा करके। पैसा भी हम लोग के पास है नहीं। लेकिन कब से काम शुरू करवाए हैं ये? हो गया लगभग 2 साल से। 2 साल से मांग करें, मतलब सड़क हाँ। बन कब से रही है ये बन रही है कम से कम 3 दिन आज हो गया। लगभग कितना तारीख है आज? 3 दिन। पूरे गांव से आप लोग चंदा एकत्रित कर चुके हैं? हाँ, दे दिए। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 2,000, कोई 1,000, जैसा जैसा है वो मीटिंग करके अपना बना रहा है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पे मीटिंग करके और चंदा लगाया गया है और उसी पैसे से ये सड़क बन रही है। ये हुस्सेपुर पंचायत के पूर्व मुखिया से हम लोग जानेंगे कि इस रोड को लेकर ये क्या कहते हैं। हम लोग अपना पैसा लगा कर हम लोग रोड बनवा रहे हैं। अच्छा। चंदा गांव के जो भी है सहयोग से। आप जिस समय मुखिया थे उस समय ये रोड की समस्या को आप नहीं ध्यान दिए? नहीं, हमारा रीजन में इसका हम लोग मैटर नहीं तैयार किया, हम कराएं। अच्छा, उस समय ये इस पे आप लोग ध्यान नहीं दे पाए। सड़क को लेकर आप क्या मतलब मुद्दा है? सड़क को लेकर सर, सड़क तो 2016 में हम लोग इसको निकाले जी, और अपने ज़मीन देकर निकाले। स्टाम्प पर सिग्नेचर भी किए हम लोग, पूरे गांव के लोग। हम लोग 3-3 हाथ दोनों तरफ से रोड के लिए देंगे और फिर पुनः अपने पैसे से हम लोग मिट्टी इसको गिरवाए। अच्छा। यहाँ से पिच रोड से और लामी चौक रोड में जा रहा है पुल के पास। फिर पुनः कुछ लोगों ने यहाँ चढ़ा बढ़ा कर रास्ते में डिस्टर्बेंस कराए। फिर हम लोग डिस्टर्बेंस को सही करके फिर अपने गांव में बैठकर इसको पैसा एकत्रित किए हुए हैं और मुखिया के पास दौड़े जो आप इसको मिट्टीकरण करा दीजिए और सड़क को सीलिंग करा दीजिए। वार्ड को भी कहा गया, मगर न वार्ड का ध्यान है इस पर, न मुखिया जी का ध्यान है। सरकार पैसा भी दे रही है तो ये तो काम मुखिया जी को करना है या वार्ड सदस्य को करना है। तो वार्ड सदस्य और मुखिया जी चाहते तो ये रोड सरकार के पैसे से बनता, बिहार सरकार के पैसे से बनता। एक गरीब जनता का पैसा 5,000 2,000 नहीं लगता और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं जब हम इस रोड को पूरा कर पाए। मैं इसको 1 बार 2 बार 3 बार टर्म करके चंदा जोड़ के हम लोग बनाएंगे। सरकार नहीं भी पैसा देगी तभी हम लोग बनाएंगे और गांव के लोग ही मजदूरी करके इसमें ईंटा और मिट्टी को डाल रहे हैं और हम लोग चंदा से पैसा से बना रहे हैं। अगर सरकार इस पैसा को अपने स्तर से देती, इन गरीबों का पैसा जो लिया गया उन लोगों को रिटर्न कर दिया जाता। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी रोड पे काम लगा हुआ है और ग्रामीण जो अपने चंदे से रोड बनवा रहे हैं उस सड़क को देखिए कि कैसे काफ़ी खिन्न है लोग यहाँ के और मुखिया के रवैये से भी उदासीन हैं कि यहाँ के स्थानीय मुखिया इस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग अपनी विचार ज़रूर दें। अभी हम पहुंचे हुए हैं बिहार प्रदेश के गोपालगंज ज़िले में, जहां ये हस्तीग्राम बौद्ध स्तूप है। लगातार यहां पे लोगों की मांग होती रही है कि यहां पर्यटन स्थल बने। इतिहासकारों का मानना है कि ये 2500 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है और भगवान बुद्ध अपने परिनिर्वाण से पहले जब कुशीनगर जाने के लिए जा रहे थे तो यहीं से होकर के गुजरे हुए थे और यहाँ पे कुशीनगर से भिक्षु संघ उपस्थित है अभी यहाँ पे। आइए जानते हैं कि यहाँ ये जो बुद्ध स्तूप है, बताया जाता है कि 2500 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है और अभी भी यहाँ पे विकास के नाम पे भी कुछ नहीं पाया है। तो आइए हम भंतेजी से जानेंगे यहाँ स्तूप के इतिहास के बारे में। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि सम्राट अशोक के समय में पूरा भारत है वो बुद्धमय था, क्योंकि उन्होंने अपने शासन में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लागू किया था
और चारों तरफ बुद्ध के ही शीलों की महक, लोगों के प्रति करुणा मैत्री लोगों के बीच में था। धीरे धीरे समय बीतने के बाद क्या होता है कि धम्म को लोग इसको नष्ट करने के लिए, है ना, काफ़ी प्रयास किए हैं। लेकिन जो जब खुदाई होता है तो आप जानते हैं कि अधिकतर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और उनका शिलालेख और स्तूप इस तरह का निकलता है। तो सम्राट अशोक ने अपने शासन में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे। उनमें से ये जो हस्तिग्राम का स्तूप है और इस तरह से और भी जो निकल रहे हैं चारों तरफ, ये सम्राट अशोक के बनाए हुए, ये बुद्ध से संबंधित हैं। तो 84,000 में ये भी एक उसी में आता है। भगवान बुद्ध जब वैशाली पहुँचे हैं, ज्ञान प्राप्ति उनको बोध गया में हुआ, वहाँ से निकल के वैशाली पहुँचते हैं और वैशाली में जा कर के अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद, मैं आज के 3 महीने के बाद अपने शरीर को छोड़ूंगा, महापरिनिर्वाण लूँगा। तो फिर भगवान वहाँ से निकलते हैं। वो ये हस्तिग्राम यहाँ पर आकर के भगवान ठहरते हैं और अपने धर्म का ज्ञान लोगों को देते हैं। तो उसके बाद यहाँ के जो राजा महाराजा, उन्होंने भगवान का छोटा सा चैत्य बनवा दिए और जब सम्राट अशोक का शासन आता है तो वो इस तरह से 84,000 स्तूपों का निर्माण करा देते हैं। तो ये जो स्तूप, उसी में से 84,000 स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, तो काफ़ी टूट भी गए हैं, ख़त्म भी हो गए हैं। जो भी निकलते हैं तो सब ये तथागत के धम्म से ही सब ये हैं। और लगभग 84,000 में लगभग 8,000 के आसपास स्तूप मिल चुके हैं और रिसर्च चल रहा है। तो धीरे धीरे लगता है कि उतना सब नहीं मिल पाएगा। अभी कहाँ का स्तूप अभी सामने आ पाया? अभी ये जैसे यहाँ पर एक संख्या में है, तो उसका जब खुदाई हुआ है तो उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, हाथी, कमल का फूल और स्तंभ, अशोक लाट, इस तरह के निकले हुए हैं। तो और आपके इधर देवरिया के पास में उस साइड में खुदाई हुआ है, वहाँ पर भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, सीमान के पास। तो ये चारों तरफ जहाँ उस तरह का है तो खुदाई होता है तो निकलता है। सिवान में जैसे कि जो अभी जो तीतिर स्तूप है, वहाँ पे अभी सांसद ने अभी 2-3 दिन पहले ही अभी अनुशंसा हुआ है वहाँ पे, लेकिन अभी कुछ निदान नहीं दिख रहा है। तो कल भी वहाँ पे लोग बैठक किए हुए थे और वहाँ के लोग भी लगातार पर्यटन स्थल को लेकर के मांग कर रहे हैं। तो यहाँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लिए हम भिक्षु संघ हैं, ये हस्तिग्राम के लिए लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं और जिसमें थाईलैंड के बनते हैं उनसे भी चर्चा हुई है। लेकिन ये कोरोना की वजह से पर्यटन है वो आवागमन अभी बंद है। इस पर हम लोग सोचते हैं कि एक अच्छा सा यहाँ पर वो बने और हम लोगों का प्रयास भी है, गुरुजी का भी काफ़ी प्रयास है। आप देखते हैं ये कोरोना जब पूरी तरह जो सीमाएं हैं तो स्टार्ट हो जाएंगी, टूरिस्ट आने लगेगा, तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको बेहतरीन से बनाएं। और यहाँ कुछ भिक्षु लोग भी रहेंगे और जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे और जीवन में लोगों की खुशहाली आए और करुणा में। सर, यहाँ पे जब देखा जा रहा है कि जो बौद्ध स्तूप है ये, तो ये आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पे बौद्ध स्तूप है? इसलिए कि लगभग लोगों का यहाँ का कहना है कि 2500 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है, लेकिन अस्तित्व में यहाँ के लोगों का कब आया? यहाँ से लगभग 8 वर्ष पहले यहाँ पे अस्तित्व में आया, जब यहाँ पे मिट्टीकरण हो रहा था, लोग यहाँ से मिट्टी हटा रहे थे, इस टीला को दिखाई दिया था। तो यहाँ के स्थानीय लोग और हम लोग यहाँ से 6-7 लोग जो हैं सम्राट अशोक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर हैं, हम लोग यहाँ पे आकर इसको देखा और इसको हम लोग लगातार पुरातत्व विभाग बिहार पटना और पुरातत्व विभाग पटना हम लोग दिल्ली को भी लिखा और स्थानीय सांसद से अभी हम लोग प्रतिनिधि मंडल आज 6 दिन पहले भी हम लोग मिल चुके हैं और सांसद जी का ये मिला है कि आप लोगों को सहयोग मिलेगा और इसकी जो आवाज़ हम लोग सभा के अंदर उठाएंगे। लगभग 7-8 साल से यह स्तूप हम लोग के सामने दिखाई दिया और तब तक 8 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे इस स्तूप को बचाने के लिए। और यहाँ पे आप लोग क्या क्या करते आ रहे हैं पिछले 8 सालों से? लगातार हर सावन पूर्णिमा के दिन, जैसे इतिहास को अगर उठाया जाता है तो देखा जाता है भगवान बुद्ध जो थे, तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य मंडल के साथ सावन पूर्णिमा में यहाँ पे वर्षावास किए थे। तो इसी की तरह उसी तहत हम लोग हस्तिग्राम को हस्तिग्राम महोत्सव के रूप में मनाते हैं प्रत्येक सावन पूर्णिमा के दिन, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा, चाइना, भूटान से भी आदि भिक्षुगण भी आते हैं और देश दूर से लोग यहाँ पे जनता भी और बुद्ध अनुयायी जो हैं यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे सर हर लोग कहते हैं कि यहाँ पे हर साल आप लोग मेला वगैरह भी लगवाते हैं? जी, हम लोग हर साल सावन पूर्णिमा के दिन ही मेला लगवाते हैं।
अभी आप लोगों के इस बौद्ध स्तूप को लेकर के आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का प्लान ये है कि सबसे पहले बुद्ध बहुत ऐसे लोगों में अभी दिग्भ्रमित है कि आखिर में कुछ लोग कहते हैं ये टीला है, कुछ लोग कहते हैं सिपाही का मकान का किला है, मतलब अदर अदर भावनाएं हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध मौर्यकालीन इतिहास को अगर जब हम अध्ययन करते हैं, मैं आधुनिक हिंदी काल में भी अगर जाते हैं या अधिक इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसमें मौर्यकालीन में दिखाई देता है कि सम्राट अशोक अपने शासन काल में 84,000 स्तूप का जो बनाए थे, उसमें हस्तिग्राम का विशेष महत्व इसलिए माना गया है कि तथागत गौतम बुद्ध जब वैशाली से परिनिर्वाण की ओर, जब कुशीनारा की ओर जब गए, तो उसमें यहाँ पे वर्षावास किए थे। और हस्तिग्राम का अगर पुराना इतिहास उठा जाए तो एक बहुत बड़ा व्यावसायिक स्थल भी था। आज भी इसका प्रारूप मतलब यहाँ पे मजरुआ जो बाजार लगता है वह भी व्यावसायिक स्थल केंद्र रहा है। और इतिहास भी ये दिखाता है कि हस्तिग्राम एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र था। और बगल में बगल में आपको खाई दिखाई दे रहा है, जो नारा है, ये एक तरफ से उस समय नदी बहा करती थी, जहाँ पे देश दूर से जो व्यापारी आते थे यहाँ व्यापार करते थे और तथागत बुद्ध की जो विचार थी वो लेते थे। और आगे आपको सामने दिखाई देगा एक बहुत बड़ा टीला के साथ साथ एक बुद्ध विहार दिखाई देता है। यहाँ पे एक चिकित्सालय था और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, जो इतिहास के पन्नों में आज भी अंकित है। इस लाइब्रेरी से लोग शिक्षा लेते थे। ये तो हस्तिग्राम बौद्ध स्तूप जो है, यह बौद्ध स्तूप है और इसके लिए हम लोग पर्यटक के रूप में और अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसके लिए कृत संकल्प हैं। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और इसके लिए हम लोग तन मन धन से हम प्रयास करेंगे। विभाग और सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? पिछले जैसे कि हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं। जैसे कि सर पिछले 8 सालों से ये लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी अभी 8 सालों में यहाँ पे कुछ भी विकास देखने को नहीं मिल रहा है, उस पर आप क्या कहें? अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रयास किए हैं। अभी हम लोग सांसद महोदय के पास भी गए थे, वे आश्वासन दिए हैं कि पहले जो सत्र चलेगा उसमें हम इसका प्रश्न उठाएंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हम लोगों का जारी है और सफलता भी मिलना ही चाहिए। बौद्ध धर्म का अथी है और बुद्ध भगवान यहीं विश्राम किए हैं और हम लोग इसको अच्छा से अच्छा पर्यटन बनाएंगे और हम लोग सभी लोग इसके प्रति तत्पर हैं। यहाँ के स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि लाल बाबू प्रसाद जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले, अनुयायी मानने वाले और हमारे भिक्षुक भी जो आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये हुसेपुर पंचायत ये बहुत इतिहासों से हस्तिग्राम के नाम से आज पन्ना उल्टा गया, तो ये नज़र में आया जब यहाँ के किसानों ने इसको खुदाई किया। तब से लोगों को ये नज़र में आया कि वास्तव में है क्या। तो बहुत सारा जांच पड़ताल पर आया क्या कि नहीं, यह अशोक जी का ही बनाया हुआ स्तूप है। और इसको मान कर करके हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि आज ये हम लोगों के ये इतिहास में सुना जाता था, मगर आज ये हम लोग के सामने जो पूर्वजों की बनाई धरोहर आए और आ करके यहाँ पर जो और हमारे अशोक सम्राट जी थे उनके यादगार में स्तूप को स्थापना किया। और लोग अब चाहते हैं कि फिर से हमारी भारत वही इतिहास हम लोग यहाँ पर अपनाना चाहते हैं, मगर यहाँ पर सरकार हमारे जो जितने भी हैं अधिकारी पदाधिकारी अंदाज कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आपका कहना है कि सम्राट अशोक के समय जो ये भारत सोने की चिड़िया थी, फिर से दोबारा ये भारत सोने की चिड़िया बने, सोने की चिड़िया बने और फिर हुस्तेपुर हस्तिग्राम के नाम से फिर उज्जवल हो। सर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बौद्ध स्तूप के पूरब दिशा में ये जो बहुत पुराना ये जो खंडहर टाइप का दिख रहा है, तो इसका क्या इतिहास रहा है? इसका जो बुद्ध काले जो मौर्य काल से सम्राट अशोक जी ने जो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उस 84,000 स्तूपों में अगर भारतवर्ष के जितने भी ऊंचे और टीले हैं उसकी खुदाई किया जाए तो केवल वहाँ पे बुद्ध जुड़ी जितनी भी इतिहास है वो अवश्य आपको मिलेगी। ये जो है यहाँ पे जो हस्तिग्राम में जो एक व्यवसाय का केंद्र था, यहाँ पे एक पुस्तकालय था इस बुद्ध विहार में। वहाँ तो लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जो बुद्ध स्तूप है, बुद्ध स्तूप से जस्ट जुड़े हुए 100 मीटर की दूरी पे एक पुस्तकालय है। और साथ में यहीं से थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो ये जो आप ईंट देख रहे हैं, ये ईंट से आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो आपका बुद्ध विहार में ही एक शिक्षा का केंद्र था। उसके ठीक और आगे जाएंगे वो जो दिख रहा है वहाँ भी ईंट की ही दीवार हैं। यहाँ पे खुदाई किया जाए तो बुद्ध से संबंधित बहुत से अवशेष आपको प्राप्त होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं
बौद्ध स्तूप से 100 मीटर की दूरी पे ये जो बौद्ध विहार एक बना हुआ है, और फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप जैसे कि देखेंगे दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पे एक टीला दिख रहा है, जहाँ यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ बौद्ध स्तूप बना हुआ है वहाँ पे अशोक स्तंभ भी है। तो आइए यहाँ पे हम जानेंगे टीले के बारे में, यहाँ के लोगों का क्या विचार है। सर, आपका क्या विचार है यहाँ बौद्ध स्तूप और इस टीले को लेकर? मेरा यही विचार है कि यहाँ बौद्ध स्तूप पे अधिक से अधिक कार्य हो सरकारी फंड से, और यहाँ कोई बड़ा बौद्ध स्तूप पे कुछ ऐसा अद्भुत चीज़ बने कि भारी से भारी संख्या में लोग आएँ, मेला लगे, हर पर्व त्यौहार में यहाँ लगे कि हाँ यहाँ बौद्ध स्तूप है। जैसा कि अभी यहाँ के लोगों का कहना था कि पिछले 8 सालों से ये बौद्ध स्तूप अस्तित्व में आया है, लोगों को देखने को मिल रहा है, और पिछले 8 वर्ष में विभागीय उपेक्षा कहा जाए या यहाँ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कही जाए, अभी तक यहाँ के लिए कुछ नहीं हो पाया है। विभागीय तो कुछ नहीं हुआ है, जो भी यहाँ दिख रहा है एक छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ के ग्रामीण जनता के वजह से है, और पर जनप्रतिनिधि के द्वारा भी कुछ यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आसपास के ग्रामीण जनता ने जो भी किया है, जो किया है यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ बौद्ध स्तूप के जस्ट कुछ ही कदम दूर 100 मीटर के लगभग करीब में यहाँ पे एक बौद्ध विहार बना हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित भी हैं, और यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि काफ़ी वर्षों से जो ये 2500 वर्षों पुराना बौद्ध स्तूप है और यहाँ बौद्ध विहार बना हुआ है, लोगों के सामने अस्तित्व में आया हुआ है, इसको लेकर के काफ़ी विभागीय उपेक्षा भी हो रही है और सरकार की ओर से भी। तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है? सर, यहाँ के स्तूप को लेकर के और बौद्ध विहार के यहाँ पे अगर जो विकास नहीं उसको लेकर आप लोगों का क्या विचार है? सरकार को फिलहाल तो इस पर कोई ध्यान अभी नहीं है, और सभी लोग यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, और 3-4 गांव के लोग हैं, प्रखंड के भी और लोग हैं, गणमान्य लोग उपस्थित हैं, तो लोग सभी यहाँ के स्तूप है और पुल का निर्माण है और पार्क का निर्माण के संबंध में लोग बात करना चाहते हैं। यहाँ के लोकल जो अभी वर्तमान में जिला पार्षद है या मुखिया हैं या विधायक हैं, इन लोगों का क्या क्या अभी प्लान है या नहीं है, वो लोग अपना मतलब व्यक्त करेंगे तब। तो इसके बाद उसी के उपलक्ष्य में लोगों को सभी लोग एकत्रित किया गया है कि अपना अपना जो वर्तमान में जो लोग हैं और जो गणमान्य लोग हैं, और सहयोग से काम होगा या सरकारीकरण से काम होगा, सरकार के इशारे पर काम होगा, तो इसी के सब लेकर बैठक हुआ है। सर, आपका क्या विचार है कि यहाँ के विकास को लेकर के आगे का क्या नज़रिया है, कैसे इसको डेवलपिंग करने का विचार कर रहे हैं अभी? यहाँ पे पुल निर्माण के लिए आज से 2 वर्ष पहले डीएम साहब के अनुशंसा पे राज्य सरकार को भेज दिया गया है पुल निर्माण के लिए, जिसमें 35 लाख का उस समय एस्टिमेट बना हुआ था, वो गया हुआ है। अभी सरकार से इस पर पैसा नहीं आया है, जिसके चलते निर्माण करने। और यहाँ पे क्या क्या फंड के लिए व्यवस्था हुआ है? और सड़क का ये गया है मुख्यमंत्री सड़क योजना में, जो मुख्य रोड से इसमें जोड़ने के लिए। और यहाँ के सौंदर्यीकरण के बारे में? सौंदर्यीकरण के लिए ये पार्क में इसका डेवलपमेंट का चला गया है, लेकिन पुल निर्माण के चलते पार्क का कार्य नहीं हो पाया। मतलब विकास का कार्य यहाँ पे शुरुआत हो चुका है, अभी धरातल पे पूरी तरह नहीं दिख रहा है। हाँ, बस केवल पुल के चलते रुका हुआ है, क्योंकि पुल जो अगर बन गया होता तो इस समय तक ये पार्क भी डेवलप हो गया होता। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे बौद्ध स्तूप के पास आने के लिए यहाँ पे हुस्सेपुर अगर बाज़ार से आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पुल नहीं है और ज़्यादा पानी हो जाता है तो यहाँ पे आना भी दिक्कत हो जाता है। जैसे यहाँ पे मुखिया जी बता रहे हैं कि अभी पुल की वजह से सारा कार्य रुका हुआ है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, परफेक्ट 24 न्यूज़ से। कला किसी जगह या पहचान की मोहताज नहीं होती है। आज परफेक्ट 24 न्यूज़ की टीम बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले में पहुंची हुई है। वन चांस फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग इंस्टीट्यूट, देसी रंगमंच, देसी कलाकार, इसके केंद्र के निर्देशक हैं बैजू पासवान। पहले सिर्फ मुंबई को फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के एक छोटे से बाजार मिस्र बतराहा में भी छोटे छोटे कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री के लिए मौका दिया जा रहा है। आइए मिलवाते हैं डायरेक्टर बैजू पासवान जी से। सर नमस्कार। मेंटल आशिक का आज पिक्चर का भव्य मुहूर्त था, इसमें बैनर में देखा जा रहा है कि मेंटल उल्टा लिखा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, पागल की कोई कल्पना ही नहीं होती है, उसे कौन जाकर समझाएगा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि उसकी सोच ही विपरीत होती है। पागल पर कोई पाबंदी नहीं होता है, क्योंकि पागल प्रेमी और कवि ये कब किस तरीके से सोचेंगे इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम कहेंगे नहीं, हम देखेंगे तो मज़ा आएगा कि आखिर उल्टा है क्यों। ये फिल्म आप लोगों का कब से शूटिंग हो रहा है? बहुत जल्द हम लोग डेट अनाउंस करने जा रहे हैं। कास्ट पे हमारा काम चल रहा है, कास्टिंग पे हमारी
काम चल रही है। और एक एक करके हमारे कुछ मेजर जो कास्ट हैं, जैसे फिल्म का हीरो, फिल्म का विलन, गाना किन से लेना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयारी हो चुकी हैं। बस एक डेट अनाउंस कर दिया गया था और उस डेट पे कुछ कलाकार हमारे संयोग से आ भी गए थे, इसलिए हुआ कि चलो भाई इसको करते हैं। करना तो हम ही को है। और हमारा खुद का ये बैनर है वन चांस फिल्म प्रोडक्शन, मिसिर बतरा गोपालगंज में। और अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो बच्चे प्रशिक्षित होते हैं उनको 100% हम अपने, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो या एल्बम हो, जो भी हो, हमारे यहाँ उनको 100% हम देने का काम करते हैं। आपके यहाँ फिल्म में जो कलाकार होते हैं वो सब लोकल हैं या बिहार के बाहर से हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्रीय भी कलाकार हैं और बाहर से भी कलाकार हैं। जिनको अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म, वो लोग हमारे यहाँ रहकर भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो रोज़ दिन आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। आइए अब हम वन चांस फिल्म प्रोडक्शन के कलाकारों से मिलते हैं। इस फिल्म में कौन से कलाकार क्या अहम रोल अदा कर रहे हैं? जी सर, इस फिल्म में मुख्य काम जो हीरो का है ये हमारे मोनू बाबू कर रहे हैं, और इनके सहायक कलाकार दोस्त का कैरेक्टर भी कर रहे हैं। और ये है हमारे प्रधुमन यादव, फिल्म को खेसारी लाल भी बोला जाता है, खेसारी 2 भी बोलते हैं, लेकिन इनका बहुत अच्छा एक नाम है टाइगर यादव भी। और ये है प्रदीप बाबू, जो हमारी फिल्म में बहुत अच्छे कॉमेडियन का रोल प्ले करेंगे। और ये हमारे इंस्टीट्यूट के गायक हैं, प्रोडक्शन के गायक हैं, दीपू दीवाना। तो हमारे बाकी बहुत सारे क्षेत्रीय कलाकार हैं जो यहाँ रोज दिन रह रहे हैं, और इनको लेकर हम लोगों ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने इनको लेकर के प्लान किया है कि जो भी हमारे बच्चा प्रशिक्षित हो रहा है उनको 100% हम अपने फिल्मों में काम दें। सर, जैसा कि वन चांस फिल्म प्रोडक्शन का जो बैनर का ये जो दिख रहा है अभी सामने झलक, जो इस पे 10-10 और 20-20 का जो अंक है ये काफ़ी हाईलाइटेड दिख रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए लकी नंबर है, और 2020 तो सबके लिए बुरा ही रहा कोरोना काल में, लेकिन इसी बीच में प्लान किया गया कि नहीं 10/10/2020 को इसको प्लान किया जाए। और कहीं ना कहीं मन में एक भावना होती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही बात हमारे मन में विचार एक बार पूरी टीम ने कहा कि 10 तारीख को ही करते हैं, तो 10 तारीख को ही कर रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बाकी बहुत सारे बच्चे हैं और पेरेंट्स भी हैं, उनके गार्जियन भी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बच्चों को सिर्फ बोलकर या बहला फुसला करके उनको काम या सिखला रहे, नहीं, उनके गार्जियन का भी उतना सपोर्ट है जितना बच्चा खुद करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यही बात है। सर, जैसा कि मुंबई को ही फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में देखा जाता है, आपको इस छोटे से शहर में ऐसा क्या दिखा, ऐसा क्या सोच बना कि आप इस एक्टिंग की दुनिया में आए हुए हैं? जी सर, मुंबई चलकर यहाँ नहीं आती है, यहाँ के लोग मुंबई जाते हैं। मुंबई चलकर कभी यहाँ नहीं आई, लेकिन यहाँ के लोग मुंबई जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ रह के मुंबई को मुंबई बना दिए। तो हमने ये सोचा कि हमको काम ही तो करना है। आज यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम लोग जब काम कर रहे थे या सीख रहे थे, हमको कभी उतना बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि हम लोग कुछ कर सके। या हमारे साथ जो मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हुई हैं, जैसा क्षेत्रीय कलाकारों के साथ उनका शोषण करना, उनका पैसा लेना, इधर उधर गुमराह करना, स्टोरी लिखवा लेना, डायरेक्शन करवा लेना, पेमेंट नहीं देना, ये बाकी तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसी बीच में हमारे गुरु अनिकेत मिश्रा सर और धनंजय चौबे सर के प्रशिक्षण में हम लोग प्रशिक्षित हुए और काफ़ी कुछ उनसे सीखा, समझा, और ईमानदारी पूर्वक आज तक हम लोग काम करते आ रहे हैं और आगे भी करने की यही इच्छा है कि हम लोग ईमानदारी से काम करें। बचपन शिक्षा होती है हर किसी की कि हम कुछ करें। तो हम ये सोच रहे थे कि हम मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या पटना जाएंगे, तो वहाँ स्थानीय जो लोग हैं ऑलरेडी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कौन है? ना हमारे लिए सरकार आती है, ना हमारे लिए हमारा समाज और परिवार आता है उठ करके। तो इसलिए हमने ये एक स्थापना की वन चांस फिल्म प्रोडक्शन की, और एक और हमारा बैनर है देसी रंगमंच देसी कलाकार, जहाँ से क्षेत्रीय कलाकार, कोई भी वो कलाकार हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको काम मिलना ही मिलना है सर। इसलिए हमने इस फील्ड को चुना कि यही एकमात्र दुनिया का फील्ड है जहाँ 3 फुट का आदमी भी काम करता है, गोद में का खेलता हुआ बच्चा भी काम करता है और बूढ़ा भी काम कर लेता है। बाकी दुनिया के किसी भी फील्ड में जाइएगा तो हाइट में छांट दिया जाएगा, रंग में छांट दिया जाएगा, एजुकेशन में छांट दिया जाएगा, जात में छांट दिया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ना आपका रंग देखा जाता है, ना जात देखा जाता है, ना हाइट देखी जाती है, और ना ही आपका इनकम सोर्स देखा जाता है। सिर्फ यही देखा जाता है कि आप में टैलेंट है कितना। अगर आप में टैलेंट है तो स्वागत है, टैलेंट नहीं है, सीखने की इच्छा है तो भी आपका स्वागत है। इसीलिए हमने
शुरुआत की कि यहाँ से क्षेत्रीय बच्चों को हम मौका दे सके। हमारे यहाँ एक लड़का आता है कृष्णा नाम का, जो पैर से विकलांग है, लेकिन सर उसको देख करके हम सब भावुक हो गए कि आज ये प्लेटफॉर्म है, तभी वो लड़का यहाँ तक आया हुआ है। नहीं तो वो आर्मी में नहीं जा सकता, किसी दौड़ में नहीं जा सकता, लेकिन ये है कलाकार बनने की इच्छा है। तो हमारे यहाँ लूल्हा भी आएगा, उसका भी स्वागत है, लंगड़ा भी आएगा, उसका भी स्वागत है। इस तरह से ये इंस्टीट्यूट का स्थापना की गई ताकि सबको मौका मिले, सब लोग आगे बढ़े। इस फिल्म के एक्टर से आइए मिलवाते हैं आप सभी को। नमस्कार, मैं मोनू बाबू भोजपुरी गायक कुशीनगर पडौना से हूँ। इससे पहले मैं बहुत जगह ऑडिशन दिया था, केवल ऑडिशन ही होता था, कुछ मिलता नहीं था, पैसा फालतू में ले लेते थे, हाँ इस दिन शूट कराएंगे, उस दिन शूट कराएंगे। बहुत दूर मैंने भटका, एक मेरे बगल के हैं, इस टाइम तो है नहीं, कुछ शायद बाहर है, फिरोज नाम है उनका, उन्हीं ने हमको इस प्लेटफॉर्म को लाया। उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि लाने का धन्यवाद मैं देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे हमको लाए, वन चांस फिल्म प्रोडक्शन पे। और यहाँ पे मुझे आने के बाद लगा कि ऐसा चीज़ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी जुनून भर गई। मैं जाने के लिए मतलब यहाँ पे आने के बाद जाने घर का मतलब ही नहीं सोचा कि मैं घर जाऊँगा, मेरे मन में बैठा लिया था कि मैं कुछ बन के ही जाऊँगा। और सर से मैं 10 मिनट बात किया, सर के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहीं सीखा नहीं था, यहाँ पे आकर मैं सीखा हूँ। और 2-3 मैं मूवी में, शॉर्ट मूवी में काम किया हूँ सर के माध्यम से, और मैं एक बड़ी मूवी करने जा रहा हूँ वो भी सर के माध्यम से। सर मुझे 3 महीने में ऐसी चीज़ सिखा दिए हैं, किसी भी आर्टिस्ट के सामने मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, इतना मैं ठोक के कह सकता हूँ। आप प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किए हैं? जी, वन चांस फिल्म प्रोडक्शन गोपालगंज मिश्री पत्रहा से, यहीं से। यहीं पे आपने प्रशिक्षण लिया और यहीं पे आपको चांस मिला हुआ? जी सर, यहीं पे मुझे चांस मिला, यहीं से मैं प्रशिक्षण लिया। को मिलवाते हैं इस फिल्म में विलन का रोल करने वाले एक्टर से। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न यादव खेसारी, और वन चांस फिल्म प्रोडक्शन में मुझे काम करने का मौका मिला हमारे बैजू सर के माध्यम से, जो कि बहुत ही अच्छे प्रशिक्षण यहाँ दी जाती है और हमें 3 महीने से यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस समय बहुत अच्छा काम मिला। ये मूवी आई मेंटल आशिक, जिसमें हमको विलेन का रोल दिया गया। ये आपको क्या इच्छा है कि और कौन सा रोल करने के लिए आप तैयार हैं अभी? कोई भी रोल मिल जाए तो हम कर सकते हैं। इतना अपने आप पे आपको गॉड्स हो गया है ट्रेनिंग पे? हाँ, ट्रेनिंग पे इतना हो गया है सर, हमारे इतने अच्छे प्रशिक्षण देते हैं कि छोटा सा बच्चा अगर हम खड़ा करा देंगे तो वो भी बोलेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। आइए इस फिल्म का कुछ फेमस डायलॉग सुनते हैं इस फिल्म के एक्टरों के द्वारा। जब से तुमको देखा हूँ पागल और दीवाना सा हो गया हूँ, ना जाने कौन सी बात है तुझमें, हर बात बात में, हर रात रात में तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी बात किया करता हूँ, कभी अपनी तन्हाइयों से तो कभी अपनी परछाइयों से। तुझे पता है जब से तुमको देखा पागल और दीवाना सा हो गया हूँ, क्या कहूँ, सोचता हूँ कैसे तुझे बात करूँ कैसे ना करूँ। अरे पगली, तेरे प्यार में तो इतना मैं पागल हो गया, तेरे ही प्यार मुझे पागल कर दिया। ना तुझसे प्यार किया होता ना शायद मैं पागल हुआ होता। देख, प्यार मैंने किया है ना तो निभाऊंगा, हर जैसे नहीं कि तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, निभाऊंगा। एगो हमार प्यार बा, एगो हमार यार बा, साला मारी देखे करा के मारी। औकात की बात मत करना, हम यादव है सन, हम दूध भी निकाले जानीला और खून भी निकाले जानीला। ये एक और एक्टर साहब को मिलवाते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं देसी रंगमंच देसी कलाकार वन चांस फिल्म प्रोडक्शन से लगातार मैं बैजू भैया से 2012 से जुड़ा हूं, लेकिन प्रशिक्षण की बात की जाए तो प्रशिक्षण मैं 3 माह से कर रहा हूं और बहुत अच्छा प्रशिक्षण है। यहाँ का जो मतलब रूपरेखा है बहुत अच्छा लगता है हमको। ये जो ऊपर का ग्राउंड है ये भी मतलब हमको नहीं लगता है कि हम ये बगल के ही हैं, पड़ोसी ही है, लेकिन हमको अपने गांव जाने का इच्छा नहीं करता है। मेंटल आशिक पिक्चर में आप कौन सा रोल कर रहे हैं? जी सर, मुझे तो एक तो यूँ कहें तो कॉमेडी टाइप का जो कैरेक्टर मिला है हमें, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे बेहतर तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से, बढ़िया से करूँ। एक छोटा सा आप कॉमेडियन का झलक दिखाइए जो इस फिल्म में आप करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल। लड़ा को लड़का खातिर तोरा चला सको लड़का मिली, हमारे चल से लड़का ना मिली। आ लड़का जो है करला तो हमारा सन कहला होने गाँव में गोला कौन जरूरत बा, अपना गाँव लड़का नहीं खसो हाँ ना जी के। एक नन्हे कलाकार से मिलते हैं जो मेंटल आशिक फिल्म में अपना रोल अदा कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू?
अंकित पासवान, कुशीनगर जिला। यहाँ कितने दिन से आप हैं? 2 महीना से। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और एक्टिंग कब से कर रहे हैं? 2 महीनों से। एक्टिंग करना अच्छा लगता है आपको? हीरो बनोगे? कोई डायलॉग बोलो तो। ऊंट पहाड़ के ऊपर नहीं, नीचे अच्छा लगता है। अब तो तुझे तो औकात पता चल गई, मैं किसी मारता हूँ तो जान से मार देता हूँ।